कृषि दर्शन के देखैया संगवारी हो जय जोहार और खेती किसानी के ज्ञान होते बड़ा अपार संगी हो। आज हमार कृषि यात्रा यही मिल हमन शुरू करत हने दे। आज हमन अपन कृषि यात्रा में ग्रीष्मकालीन दलहन फसल के उन्नत खेती कैसे करे जाए और हमारे आज के जो विशेषज्ञ जो है तो उन्हें डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी रही। लेकिन संगी हो यदि हमारे अभी यदि हमारे रोड के किनारे खड़े हैं और हमारी यात्रा ही मेरे शुरू होते ओकर बाद में दूसरी पड़ाव में फिर जब पहुँचबो ना तब तुम मन से फिर से मुलाकात करबो। आओ हमारे आज के यात्रा में तुम शामिल हो जाओ संगी हो। आज की हमारी कृषि यात्रा की शुरुआत होती है रायपुर से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए। शहर की ऊंचे ऊंचे इमारत, वहां की शोरगुल से होते हुए हम निकल चुके हैं पर्यावरण और प्रकृति का अद्भुत तोहफा इन हरे भरे खेतों की ओर। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि नए नए अनुसंधान से उच्च तकनीक के साथ नई किस्मों के बीज तैयार किए जाते हैं और इन किस्मों का चयन कर छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों की खेती के बारे में। तो संगी हो अब हमारे जो आज के कृषि यात्रा है तेन पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दुआरी माने गेट में। और देख प्रवेश द्वार है। आओ चलो भीतरी चलीन और खेत ला देखथन। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब किसान धान के साथ साथ दलहन के भी फसल ले रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम इस क्षेत्र में रोशन कर रहा है। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों की मुख्य सफलता का आधार है गर्म और शुष्क जलवायु। ग्रीष्मकाल में मुख्य रूप से मूंग और उड़द, मटर और तिवरा जैसी दलहन फसलें उगाई जाती है। सही जलवायु, उचित जमीन की तैयारी और अच्छी किस्मों का चयन करने से किसान कम समय में अच्छी पैदावार कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमार छत्तीसगढ़ में जौन अभी रबी के फसल है वो में दलहनी फसल की यदि हम बात करत हन तो वर्तमान में तिवड़ा है, मटर है, मसूर है, मूंग है और कहीं कहीं उड़द के फसल लगे है। अब एकर जौन अभी वर्तमान में स्थिति है पके के अवस्था में है और अभी लगभग 15 से 20 दिन के टाइम है एकर हार्वेस्टिंग होवे। तो जहाँ तक हम यदि जलवायु के बात करबोन, ये जतका भी दलहनी रबी के फसल है तो एकर बार हमार छत्तीसगढ़ के आबो हवा बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ काबर कि यहाँ पे जौन वार्षिक वर्षा होते वो 1200-1400 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से होते। तो यदि हम देखबोन तो हमार जौन छत्तीसगढ़ में दलहने की जो फसल है वह ओल्हा के रूप में या वर्षा आधारित के रूप में लगाए जाते, अर्थात इन्हें बिना पानी के किसान भाई मन एला लगाते। तो एक बार ऐसे चुनाव करना है हमला फसल के खरीफ के मौसम में मीडियम अवधि में जौन पक के तैयार हो हमार धान के किस्म हाँ ओकर बाद तुरंत एला कटाई करना है और अच्छा बतर के स्थिति में जोताई करके बीज ला बो देना है। तो किसान भाई मन बिना पानी के भी लगा सकते, लेकिन यदि पानी की उपलब्धता है तो अच्छी तरह से जोताई करके 1 से 2 न्यूनतम सिंचाई में भी एकर फसल के भरपूर उत्पादन लेके 40 से 60 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर के उत्पादन मतलब आर्थिक लाभ ले सकते किसान भाई मन। अब यदि एकर हम मिट्टी के बात करबोन तो हमार जौन छत्तीसगढ़ के अधिकांश जौन मिट्टी है मैदानी भाग के वह कन्हार मिट्टी है जेला हम वर्टिसॉल्स बोलथन और जतका भी भारी मिट्टी है वो बहुत उपयुक्त पाए जाते एकर बार दलहन के फसल के उत्पादन लेबर, काबर कि में जल सोखे के क्षमता बहुत अधिक होते। साथे साथ में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व के समावेश होते। तो हमार दलहनी फसल बार धीरे धीरे पोषक तत्व ये मिट्टी है प्रदान करते। तो हम देखथन कि ऐसा मिट्टी में जेकर जल धारण करे के क्षमता अधिक होते और बस ये बात के ध्यान रखना है कि कहीं भी पानी के जमाव नहीं होना चाहिए। पानी के जमाव बिल्कुल खेत से बाहर निकालना चाहिए पानी ला, तो एकर उत्पादन हम बहुत आसानी से ले सकथन।
ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले एक गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके खेत को भरभूरा और समतल बना लेना चाहिए। खेत में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, इसलिए समतलीकरण बहुत आवश्यक होता है। खेत की अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालना लाभदायक होता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अच्छी होती है। रबी दलहनी फसल के खेत के तैयारी के बात करबोन तो एक बार किसान भाई मन ला एक विशेष ध्यान देना है कि जैसे ही हमार खरीफ के मौसम के धान के खेत हा खाली होइस, ओकर बाद 6 से 8 दिन बाद जैसे बता आथे तुरंत अच्छी तरह से एक बार गहरी जुताई करना है। ओकर बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर के सहायता से बिल्कुल बारीक जुताई कर लेना है। ओकर बाद फाइनल पाटा लगा के खेत ला अच्छी तरह से समतल बना लेना है। विशेष ध्यान रखना है कि कहूँ जगह पानी जमाव नहीं हो। ओकर बाद में अंतिम जुताई के समय कम से कम 5 से 6 टन गोबर के सड़े हुए खाद ला अच्छी तरह से चारों तरफ खेत में फैला देना है और मिट्टी ला बारीक भुरभुरी कर लेना है। यदि हम चना के बात करत हन तो चना में थोड़ा बड़े बड़े ढेला होना चाहिए। अदरवाइज जैसे कि मसूर है, मटर है और तिवड़ा है, एक बार मिट्टी बारीक होना चाहिए। तो अगर हम 3 से 4 बार जुताई करत हन बहुत अच्छी तरह से तो मिट्टी हा एकदम बारीक हो जाते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुकूल दलहन की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। प्रमुख किस्मों में इंदिरा उड़द प्रथम, इंदिरा मूंग प्रथम, इंदिरा चना प्रथम, इंदिरा मटर प्रथम और अरहर की राजीव लोचन या आशा प्रमुख है। ये किस्में उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन उन्नत किस्मों की विशेषता ये है कि ये जल्दी पकने वाले होते हैं और रोगों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील होते हैं और इनसे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है दलहनी फसल के लगभग विभिन्न प्रकार के 6 से 8 प्रकार के दलहनी फसल होते खरीफ और रबी के मिला के। तो हमार 25 से अधिक किस्म के विकास हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है करे है। तो यदि हम मटर के बात करबोन तो वर्तमान में जौन प्रचलित किस्म है वह इंदिरा मटर 1 है, जो कि उतेरा बोनी पर भी उपयुक्त है और जोत के बोए पर भी बहुत उपयुक्त है। एक अलावा अन्य पुराना किस्म है जे कि पारस है, अंबिका है, शुभ्रा है। अब यदि हम तिवड़ा के बात करबोन जेला हम खेसारी या लेथाइरस बोलथन तो एक हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है बहुत ही अच्छा किस्म निकाले है जेकर नाम है प्रतीक और महातिवड़ा। ये दोनों ऐसे किस्म हैं जिनमें कि हानिकारक तत्व के मात्रा नगण्य है। और प्रतीक के बात करबोन तो इनमें नीला रंग के फूल आते और महातिवड़ा के बात करबोन तो इनमें गुलाबी रंग के फूल आते। एक उपज क्षमता के हम बात करबोन तो 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उपज प्राप्त होते। हाँ तो संगी हो, ये हमारा आज के जो विषय थे तो चलते रही। एक छोटे से विराम लेते हैं, बात फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं।
ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया।
सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। विराम के बाद संगी हो तो हरमन के फिर से स्वागत। अब हमारे भी बने 3-4 बात जान डरन। अब बात आगे संगवारी हो खातू माटी के। बिन खातू माटी के कोनो फसल तो हो नहीं सके, चाहे कोनो प्रकार के फसल हो, वो भोजन की जरूरत पड़बे करते। तो हमारे जो ग्रीष्मकालीन दलहन फसल है तेनला कौन कौन प्रकार के खातू की जरूरत पड़ी, वो कब कब देना है और कतका मात्रा में देना है और खातू मन के नाम का है ना, जानना जरूरी है। आवा देखते का कहा थे हमारे विशेषज्ञ चंद्राकर जी। दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए संतुलित खाद देना जरूरी है। खेत की तैयारी के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की उचित मात्रा में मिट्टी में डालनी चाहिए। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और पैदावार भी बढ़ती है। जल प्रबंधन के बात करबोन तो वैसे तो एला 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त होते, और यदि किसान भाई मन कर सिंचाई और पर्याप्त सुविधा हवय तो स्प्रिंकलर पद्धति से एकर सिंचाई करना है। तो एकर बार किसान भाई मन पहला सिंचाई है ये दलहनी फसल में 35 से 40 दिन बुआई के पश्चात करना है। ये अवधि ला अधिकतम शाखा निकले के अवस्था या मैक्सिमम ब्रांचिंग स्टेज बोलते। तो ये 35 से 40 दिन में आते कोई भी दलहनी पौधा में, वो समय पहला सिंचाई करना है। ओकर बाद जो दूसरा सिंचाई है वह 60 से 65 दिन बुआई के पश्चात करना है। ये ला हम पॉड इनिशिएशन स्टेज या फली बने के अवस्था कथन। यदि ये 2 अवस्था में किसान भाई मन सिंचाई करत है तो भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते। हमेशा हल्का सिंचाई करना है, विशेष बात के ध्यान रखना है। फूल आए के समय में कोई भी दलहनी फसल के सिंचाई नहीं करना है। यदि फूल आए के समय में हम दलहनी फसल सिंचाई करबोन तो नुकसान होए के संभावना बढ़ जाती। खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए बुआई से 20 से 25 दिन के बाद पहली निराई गुड़ाई कराना जरूरी होता है और आवश्यकता हो तो 35 से 40 दिन के बाद दूसरी निराई भी की जाना चाहिए। मोर नाम संतू पटेल है। मैं पहले धान के खेती करत रहे हूँ। ये सीजन में तिवड़ा खेती करे हूँ अभी, और मसूर के और मटर के मोला अच्छा फायदा हुआ थे। और इमा बीज अतका लग सकते, मसूर के 60 किलो और तिवड़ा के 50 किलो। एक से मोला अच्छा फायदा हुआ थे। 12-13 साल हो गए खेती करत, मोला अच्छा लाभ मिला थे। हाँ तो संगी हो ये तो रहीस आज हमारे जो है दलहन फसल के ग्रीष्मकालीन कैसे ढंग से ओकर के लेना है, कौन कौन से किस्म में और कतका काश लगी तेकर जानकारी थी संगवारी हो। अब मेरा एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के हवा उखरो मजा ले लेते। अब तो नहीं बाचे रे, नहीं बाचे नहीं बाचे नहीं बाचे। अब तो नहीं बाचे रे जिंदगी मुर्रा। अब तो नहीं बाचे रे जिंदगी मुर्रा। टूरी काबर ते मारे करे जालबान, टूरी काबर ते मारे करे जालबान। अब तो नहीं बाचे रे जिंदगी मुर्रा। अब तो नहीं बाचे रे जिंदगी
तय मारे करे जालबान टूरी काबर तय मारे करे जालबान। तोर रंग रंगीली छनन छनन बाजरे कनी हलच के ठुमुक ठामक मन लाल भाई रे। पैरी तोर रंग रंगीली छनन छनन बाजरे कनी हलच के ठुमुक ठामक मन लाल भाई रे। जीव नहीं माने रे नहीं माने नहीं माने नहीं माने नहीं माने रे नहीं माने राम जीव नहीं माने रे नहीं माने राम। टूरी काबर तय मारे करे जालबान टूरी काबर तय मारे करे जालबान। न देख मन हाँ नहीं मार है वो काकी रिम लगा थसते हैं कतक सुंदर लागे वो। चटक मटक रिंग न देख मन हाँ नहीं मार है वो काकी रिम लगा थसते हैं कतक सुंदर लागे वो। मन हाँ नहीं माने वो नहीं माने नहीं माने नहीं माने माने वो नहीं माने राम मन नहीं माने वो नहीं माने राम। टूरी काबर तय मारे करे जालबान टूरी काबर तय मारे करे जालबान। अब तो नहीं बाँचे रे जिंदगी मोर राम अब तो नहीं बाँचे रे मोर टूरी काबर तय मारे करे जालबान टूरी काबर तय मारे करे जालबान टूरी काबर तय मारे करे जालबान टूरी काबर तय मारे करे जालबान। हाँ, कैसे लगी संगी हो आज के हमारे कृषि यात्रा में, है ना। तो संगी हो अब हमन अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो और हमला विश्वास है आज जो जानकारी मिले है तेकर तुमने भरपूर फायदा उठाऊ। जय जोहार।